हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है ये सेकंड पार्ट है। ये कंटिन्यूएशन है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट का। एक केस स्टडी था अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा 2001 पार्लियामेंट अटैक के बारे में। तो 13 दिसंबर 2001 को हमारे इंडियन पार्लियामेंट पे एक अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, जो दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर अटैक किया था। इस अटैक में लगभग 6 दिल्ली पुलिस के पर्सनल, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पर्सनल और एक गार्डनर मारे गए थे। जो 5 टेररिस्ट थे जिन्होंने ये अटैक कैरी आउट किया था वो पार्लियामेंट के बाहर ही मारे गए थे, और उनके पास AK-47 जैसी राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल्स और ग्रेनेड्स भी पाए गए थे। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी वो बढ़ने लग गई थी। तो ऐसा माना जाता है जब ये अटैक कैरी आउट हो रहा था पार्लियामेंट पे, तब उस टाइम पे LK अडवाणी जो कि होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हरीन पाठक और 100 पार्लियामेंटेरियंस और अंदर मौजूद थे इस अटैक के टाइम। वाजपेयी जी ने इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियन ट्रूप्स थी उनको बॉर्डर एरियाज और LOC वाले एरियाज पे मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि लगभग 5 लाख से 7.5 लाख जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है वहां पे खड़े कर दिए गए थे। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी अपनी ट्रूप्स बॉर्डर एरिया से मोबिलाइज करना शुरू कर दी। तो एक जो वॉर का थ्रेट था दोनों कंट्रीज के बीच में वो बढ़ने लग गया। ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इशू भी बन गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर इक्विप्ड स्टेट्स थे। अक्टूबर 2002 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अनाउंस किया कि वो अपनी ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे बॉर्डर एरिया से। एक इसी तरह का अटैक जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में भी नवंबर 2001 में हुआ था। ये अटैक पार्लियामेंट अटैक से पहले हुआ था। इसमें लगभग 38 लोग मारे गए थे बाय टेररिस्ट। तो नवंबर 2001 में जैसे कि आपने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा पे अटैक हुआ एंड 2001 में हमारे पार्लियामेंट अटैक पे भी अटैक हुआ। तो इन सब टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी इनके अगेंस्ट। और 2002 में द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को लागू किया गया था बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया था। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है उनको स्ट्रेंथन करना एंड टेररिज्म को इंडिया से बिल्कुल खत्म करना। तो अब मैं कुछ बात करना चाहूंगा कुछ पॉलिसीज के बारे में। द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट था जिसका मेन काम था कि जो इंडिया के मेजर हाईवेज हैं उसको अपग्रेड करना, उसको रिहेबिलिट करना और हाईवेज का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तक लेके जाना। ये जो प्रोजेक्ट है ये 1998 में स्टार्ट हुआ था वाजपेयी जी की लीडरशिप के अंडर। एंड इस प्रोजेक्ट का एक जो मेन अचीवमेंट था वो था द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि इंडिया की 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जो कि है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट थी वो 300 बिलियन रुपीस की थी। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड करी गई स्कीम थी जो को 2000 में लॉन्च किया गया था वाजपेयी जी की लीडरशिप के अंडर। इसका एक ही एम था कि जिन गांव में पॉपुलेशन जो है 1000 लोगों से ज्यादा है, या कुछ हिल स्टेट्स या ट्राइबल एरियाज या डेजर्ट एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से 1000 के बीच है, ऐसे एरियाज को सड़कों से कनेक्ट किया जाए, ऐसे एरियाज को रोड से कनेक्ट किया जाए ताकि इन गांव का भी डेवलपमेंट हो सके। तीसरी मैं स्कीम की बात करना चाहूंगा सर्व शिक्षा अभियान। ये एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था जिसका एक मेन मोटिव था कि जो एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको अपग्रेड करना। तो इस स्कीम के अंडर जितने भी बच्चे जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र में थे, जो कि 2001 में एस्टिमेट है कि 206 मिलियन थे, उनको एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। एंड इस स्कीम के आने के बाद ही एंड फिर इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए ही 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट निकाला गया था, जिसने एक एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया था 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। तो अब मैं आपका ध्यान 2002 गुजरात वायलेंस की तरफ लेके जाना चाहूंगा। फेब 2002 में एक ट्रेन में हिंदू पिलग्रिम्स या हिंदू तीर्थ यात्री अयोध्या से वापस आ रहे थे गुजरात की ओर। जब उनकी ट्रेन गोधरा में रोकी गई तो हिंदू मुस्लिम के बीच में हाथापाई होने लग गई, जिसके चलते जो ट्रेन थी उसमें आग लगा दी गई।
इसमें माना जाता है कि लगभग 60 लोगों की मौत हो गई उसी टाइम। जो ये जली हुई बॉडीज थी विक्टिम्स की, उनको पब्लिकली डिस्प्ले किया गया अहमदाबाद सिटी में, और विश्व हिंदू परिषद ने एक स्टेट वाइड स्ट्राइक अनाउंस कर दी। इन सभी डिसीजन के चलते लोगों में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स क्रिएट होने लग गए। ऑफिशियल फिगर्स को देखा जाए तो इस रायट में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा मिसिंग थे और लगभग 2500 इंजर्ड हो गए थे। जो 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई उसमें लगभग 800 मुस्लिम थे और 250 हिंदू थे। ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो डेथ टोल था वो 1900 से ऊपर है, और जो अदर रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो डेथ टोल्स को 2000 से ऊपर मानते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 250 लड़कियों और वुमेन का गैंग रेप किया गया था और उन्हें जिंदा ही जला दिया गया। जो बच्चे थे उनको पेट्रोल पिलाया गया था और फिर उन्हें आग लगा दी गई थी। वुमेन थी, उन पे एसिड अटैक्स भी कराए गए थे। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उन्हें भी ब्रूटली मारा गया था। जो बच्चे थे उनको उनके पेरेंट्स के सामने ही मारा गया था। एक हैवानियत की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इन दंगों में। अब अगर हिंदूज की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 10,000 से ज्यादा हिंदूज डिस्प्लेस हो गए थे इस वायलेंस के चलते। नरेंद्र मोदी जी जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो आज करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, माना जाता है कि राइट्स थे वो उन्होंने इनिशिएट करवाए थे। और ऐसा भी माना जाता है जो पुलिस और गवर्नमेंट थी वो इन्वॉल्व थी राइटर्स को लिस्ट देने में, जितनी भी मुस्लिम ओन्ड प्रॉपर्टीज थी और जो मुस्लिम रेजिडेंट एरियाज थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये कहना था इन राइट्स के बाद कि नरेंद्र मोदी को अपना राज धर्म फॉलो करना चाहिए। उन्होंने ये डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर एक सॉफ्ट सिग्नल देते हुए ये भी कहा था मोदी को स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था सीएम के पद से। 2012 में मोदी जी के खिलाफ जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे गुजरात वायलेंस और राइट से रिलेटेड, उन सभी को खारिज कर दिया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी थी। ये जो एसआईटी टीम थी इसने और भी क्लेम्स रिजेक्ट किए थे, जैसे कि सरकार ने अपना पूरा एफर्ट नहीं डाला राइट्स को प्रिवेंट करने का। तो इन सब क्लेम्स को भी एसआईटी ने खारिज किया था। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए वो उनके पॉलिटिकल करियर के मेजर एस्पेक्ट। 2004 के बाद 2005 में वाजपेयी जी ने रिटायरमेंट ले लिया था। तो अब मैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, उनके पोस्ट पॉलिटिकल करियर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। 2005 दिसंबर में वाजपेयी जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था एक्टिव पॉलिटिक्स से, और उन्होंने ये कहा था कि अब वो किसी भी जनरल इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। एक फेमस स्टेटमेंट में जो कि बीजेपी की सिल्वर जुबली पे एक रैली में बोली गई थी, वाजपेयी जी ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जो है वो राम लक्ष्मण रहेंगे बीजेपी के। मनमोहन सिंह ने ड्यूरिंग अ स्पीच इन राज्यसभा वाजपेयी जी को भीष्म पितामह कहा था इंडियन पॉलिटिक्स का। तो हम देख सकते हैं कि ऑपोजिशन लीडर्स के मन में भी वाजपेयी जी के लिए कितनी रिस्पेक्ट थी, एंड उनको इंडियन पॉलिटिक्स में कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अब मैं कुछ मेजर अवार्ड्स की बात करूं जिनसे उनको नवाजा गया था, तो 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 1994 में उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड दिया गया था, एंड 2015 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया था। एंड उनको और भी काफी सारे अवार्ड जो है मिले थे। अब मैं उनके कुछ और अचीवमेंट्स की बात करूं तो 2012 में वाजपेयी जी को आउटलुक द ग्रेटेस्ट इंडियन का उसमें 9th रैंक किया गया था। और 2000 अक्टूबर 2018 में 4 हिमालयन पीक्स को गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास जो है अटल जी के नाम से रीनेम भी किया गया था। एंड जो अभी हम रिसेंटली जानते हैं रोहतांग टनल बनी है, जो कि 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जो 10,000 फीट से ऊपर है, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है 10,000 फीट के ऊपर। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ही रखी गई है, इसे अटल टनल के नाम से हम जानते हैं। वाजपेयी जी को प्रोज और पोएट्री का भी काफी शौक था, एंड वो उनकी काफी सारी पोएट्री जो है पब्लिश भी हुई है। एंड मैं एक और बात करना चाहूंगा कि 2015 में वाजपेयी जी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर भी मिला था। तो उनके जो वाजपेयी जी के नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी रिलेशन थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे। तो 11 जून 2018 में को वाजपेयी जी को एम्स दिल्ली में एडमिट कर दिया गया ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन, और वो ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे ऑन 16 अगस्त एट द एज ऑफ 93। हजारों की संख्या में लोग अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स उनको पे करने आए थे। 7 डे का स्टेट मोर्न अनाउंस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू आउट इंडिया। जो नेशनल फ्लैग था वो हाफ मास्ट पे ही होस्ट हो रहा था। सिर्फ इंडियन से ही नहीं, वाजपेयी जी का जैसे आपने बताया था कि फॉरेन रिलेशंस अच्छे थे, उसके चलते चाइना, रशिया, श्रीलंका
जापान और ऐसी कई कंट्रीज की तरफ से भी कंडोलेंसेज आए थे। श्रीलंका ने तो ये तक भी कहा था कि टुडे वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट ह्यूमन एंड अ ट्रू फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। तो इसी के साथ हमने वाजपेयी जी की लाइफ में जितने भी मेजर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल डिसीजन थे उन सबको देखा। हमने उनकी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ देखी, आरएसएस से लेके फॉर्मेशन ऑफ जनसंघ और उसके बाद बीजेपी की फॉर्मेशन और कैसे उन्होंने एनडीए बनाया। उसके बाद हमने उनका प्राइम मिनिस्टर करियर देखा कि उनके अंडर क्या क्या अच्छे काम हुए, कैसे उनके अंडर रायट्स हुए, कौन कौन से अटैक्स हुए और उन्होंने इंडिया को क्या किस हाइट्स पे पहुंचाया। हमने उनकी अचीवमेंट्स भी देखी और हमने ऑलमोस्ट कोशिश की कि सारे मेजर एस्पेक्ट्स जो उनकी लाइफ के थे वो कवर करने की हमने कोशिश। अब लास्ट में पॉडकास्ट एंड करते हुए मैं एक क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहूंगा। तो क्या वाजपेयी जी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में काउंट किए जा सकते हैं? इसी क्वेश्चन के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे जल्दी मिलते हैं। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।